Good morning, students. Today we are going to start part 4th, chapter 2nd, part 4th. I hope you could understand up to part 3rd. आपको अच्छी समझ में आ गया होगा. वॉच अप टू पार्ट 3rd. पहले आप पार्ट 3rd तक इसको वॉच करें वीडियो को. आज हम पार्ट 4th स्टार्ट करते हैं. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब. कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे. देखो इसकी समरी बताती हूँ पहले मैं आपको. इसमें क्या बताया गया है कि जो जैसे रॉबर्ट क्लाइव आए थे इंडिया, तो हर जो ये गवर्नर जनरल थे, हर जो इंग्लिश पीपल था, उसको कंपनी में जो थे उनको सबको था कि हम नवाब बन बैठे हैं, नवाबों की जैसे आलिशान लाइफ को जिए. जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ से बहुत पैसा इकट्ठा किया, तो रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए भेजा गया था कि कोई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो, इसकी जांच के लिए भेजा गया था. लेकिन रॉबर्ट क्लाइव खुद भ्रष्टाचार था, तो ब्रिटेन में उसके खिलाफ केस चलाया गया. बाद में वो सुसाइड करके मर जाता है. ये इसके आगे की समरी है. और आगे बताया गया कि सारे जो थे इंग्लिश पीपल्स या फिर जो ट्रेड कर रहे थे, वो सारे तो मतलब बेईमान नहीं हो सकते. आगे की समरी मैं आपको इस नेक्स्ट पैराग्राफ में बताऊंगी. व्हाट इट मीन टू बी नवाब्स. It meant of course that the company acquired more power and authority. कंपनी बहुत अधिक पावर चाहती थी, अथॉरिटी चाहती थी. But it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब. हर कंपनी का सर्वेंट ये चाहने लगा, ये इच्छा उसकी हुई, ये विज़न, ये सपना देखने लगा कि वह नवाबों की तरह आलीशान जिंदगी को जिए. नेक्स्ट देखो. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. देखो स्टूडेंट, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप लोग ये लिख लीजिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बैटल के बाद द एक्चुअल नवाब बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स. कंपनी के अफसर को निजी तोहफे के तौर में बहुत सारी चीज़ें देनी असेंशियल हो गई थी. आगे देखो. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड. रॉबर्ट क्लाइव जो था अमेज्ड क्या होता है बेटा, बहुत बेहिसाब. अमेज्ड का मीनिंग होता है बेहिसाब, जिसका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना. ए फॉर्चून इन इंडिया. ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743. 1743 के दौरान रॉबर्ट क्लाइव भारत आए. एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में वो भारत आ गए थे, मद्रास पहुंचे थे. वैन इन 1767 के दौरान ही लेफ्ट इंडिया. उन्होंने भारत को छोड़ा. हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ. उनकी जो वर्थ थी वो इतनी थी 401,102 पाउंड. इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात यह है, इंटरेस्टिंगली का मीनिंग होता है जो हम इंटरेस्ट दे के शो करें. वैन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764. जब 1764 के दौरान वो अपॉइंट किए गए गवर्नर के, बंगाल के गवर्नर, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन द कंपनी. उन्हें क्यों नियुक्त किया गया था कि कंपनी में कोई भी करप्शन हो एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप उसका निरीक्षण करोगे. बट द वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन पर सस्पिशियस, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. ब्रिटिश पार्लियामेंट को संदेह हुआ, सस्पिशियस होता है संदेह है, ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. इतनी सारी संपत्ति को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन पर संदेह हो गया रॉबर्ट क्लाइव पे. ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड. यद्यपि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, एक्विटेड का मीनिंग होता है बेटा बरी कर देना, छोड़ देना. ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. यद्यपि उन्हें बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन कमिटेड होता है बेटा प्रतिबद्ध हो जाना. लेकिन उन्होंने 1774 के दौरान और सुसाइड कर ली थी. ठीक है, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन 1774 के दौरान उन्होंने खुद ने ही आत्महत्या कर ली. ओके, रॉबर्ट क्लाइव का ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है. फिर आगे देखो. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. हाउएवर कंपनी के देखो सभी
अफसर क्लाइव की तरह दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए, बट मैनी डाइड इन एन अर्ली डेथ इन इंडिया। देखो कुछ लोग तो मर गए थे या शुरू में मर गए ड्यू टू डिजीज के कारण मर गए, कुछ वार यानी युद्ध में मर गए। इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम करप्ट, इसलिए हम कह नहीं सकते कि सभी भ्रष्टाचारी थे और सभी डिसऑनेस्ट थे कंपनी के प्रति। हमारे लिए तो वो लोग वो डिसऑनेस्ट भी थे, लेकिन कंपनी के लिए नहीं थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम अम्बल बैकग्राउंड, उनमें से जो जितने भी जो लोग आए थे उनमें से बहुत सारे अम्बल बैकग्राउंड, अंडरलाइन दिस लाइन, साधारण परिवार, अम्बल बैकग्राउंड होता है एक साधारण परिवार से आना। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू लर्न इनफ इन इंडिया, उनकी अपर मोस्ट उनकी सबसे इच्छा क्या थी कि डिज़ायर क्या थी उनकी, वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो भारत से अर्न कर सके जब ब्रिटेन को लौटे, रिटर्न टू ब्रिटेन, एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, और वहाँ पर आरामदायक ज़िंदगी जिए। कंफर्टेबल लाइफ का मीनिंग होता है आरामदायक ज़िंदगी जी सके। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ फ्लैशी लाइफ्स फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, उनमें से देखो दोज हु मैनेज, जिन्होंने मैनेज की, जो लौटे वेल्थ लेकर के, लीड एक आराम, फ्लैशी लाइफ होता है बेटा आराम की ज़िंदगी, फ्लॉन्टेड सबको पता है शान शौकत, शान दिखाना, देयर रिचेज, तब वहाँ जाकर उन्होंने आलीशान जीवन जिया और अपनी शान और शौकत को शो किया वहाँ पर जाकर के, ठीक है। दे वर कोल्ड नवाब्स एंड एंग्लिशेट version of Indian word Nawab. They were often seen upstart social climbers in British society and were ridiculed or made fun of plays and cartoons. देखो वहाँ के जो लोग थे वो उन्हें नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द था बेटा नवाब, लेकिन नवाब का अंग्रेजी संस्करण कर दिया गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में अब देखने लगे। सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में उन्हें देखा जाने लगा, ठीक है। आप देखो बेटा कार्टून्स भी दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स भी दिखाए जाते हैं, कई जगह इनको रिडिकुलस वे में शो किया गया है। यहाँ तक आगे आप देखो कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी ने कैसे अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया, या कंपनी का फैलता शासन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैसे इन्होंने किया। इफ वी एनालाइसिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन of Indian state by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge। यदि हम 1757 से 1857 के दौरान देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पे कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है कि एस्पेक्ट्स होते, पहलू, इमर्ज होती है उदय होना या सामने आना। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरी, देखो कंपनी कितनी स्मार्ट तरीके से काम करती थी, वो डायरेक्ट जो होता था ना किसी अनजान इलाके पे कंपनी सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया, क्योंकि अनजान इलाकों में इन्होंने हमला नहीं किया। Instead, it used variety of political, economic and diplomatic method to extend its influence before annexing an Indian kingdom। अब देखो इन्होंने क्या किया, अनजान इलाकों पर आक्रमण नहीं किया, अटैक नहीं किया, इन्होंने यूज्ड यानी किया करते थे, जो काम में लिया करते थे, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक मेथड। डिप्लोमेटिक होता है बेटा जो खुद की सत्ता रखना चाहे, अपना प्रभुत्व रखना चाहे। टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को धीरे धीरे इन कामों में फैलाना शुरू कर दिया। आगे देखो इंडियन किंगडम, मतलब जो राज्यों में थे अपने प्रभाव को इस तरीके से फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। स्टूडेंट्स आपको पहले नीचे वाले पैराग्राफ से पहले यहाँ पर अंडरलाइन दिस पैराग्राफ, टिक दिस पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ को टिक कर लीजिए। इसमें सारे जो डेट्स हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे। अब आफ्टर से लेके और इंटरेस्टेड कंपनी यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए, आफ्टर से लेके इंटरेस्टेड कंपनी तक। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया,
भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये नेक्स्ट देखो, they were political commercial agent and their jobs was to serve further the interest of the company। ये कौन थे? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के हितों की रक्षा करना ही इनका मेन पर्पस होता था। नेक्स्ट देखो, official through the residents the company official began interfering in internal affairs of Indian states। अब देखो नेक्स्ट में क्या बताया है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। उन्हें नियुक्त क्यों किया गया था? कंपनी के लिए, लेकिन अब वो भारत के जो इंटरनल अफेयर्स थे ना, इंटरनल अफेयर्स होता है आंतरिक मामले, आंतरिक मामलों में भी वो इंटरफेयर करने लगे। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वॉज द सक्सीडर ऑफ टू द थ्रोन। वे अगला राजा कौन होगा और किस पद पर, हु वॉज अपॉइंटेड, कौन उन्हें नियुक्त करेगा एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस। देखो बेटा अंडरलाइन करो, इसे बोलते हैं सहायक संधि। देखो ये अंग्रेज लोग इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी थे ना, वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पे किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे रूल क्या था, सबसे बड़ा राजा का जो बेटा था वो उत्तराधिकारी होता। अब कंपनी डिसाइड चाहती थी कि हम डिसाइड करें कि नेक्स्ट वन सक्सेसर कौन होगा इसका। नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने सहायक संधि लगा दी। बेटा अंडरलाइन करो इसको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने क्या किया, सहायक संधि लगाई। सहायक संधि देखो क्या होती है कि कंपनी ने कहा कि राजाओं को कि हम आपका प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे और हमारी सेनाएं होंगी, लेकिन इस सेना का जो भी खर्चा होगा वो आपको देना होगा। सेनाएं हमारी और इन सेनाओं का जो भी खर्चा होगा, सुरक्षा होगी, वो आपको हमें देनी होगी। ये थी सहायक संधि। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इस अलायंस के दौरान, इस जो संधि थी इसके दौरान इंडियन जो रूलर थे उन्हें अलाउ नहीं किया गया अपनी स्वतंत्र आर्मी रखने का अलाउ नहीं किया। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड, वे प्रोटेक्ट किए जाएंगे, सुरक्षित किए जाएंगे, किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू वो सुरक्षित किए जाएंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। टुडे इज सफिशिएंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।